इस हैंडआउट में आपके पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स फॉर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। बोलता है ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का ग्राफ मैंने आपको बना कर दिया है। टोटल रेवेन्यू यानी कि सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट यानी कि सारे के सारे खर्चे। ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स रेवेन्यू में से आप सारी की सारी कॉस्ट माइनस कर देते हो, इस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है ना और जो कंपनी की कॉस्ट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। मिसाल के तौर पर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 500 है और कंपनी की टोटल कॉस्ट भी 500 है, तो कंपनी का प्रॉफिट 0 होगा। मिसाल के तौर पर कंपनी का टोटल सेल्स रेवेन्यू 600 है और टोटल खर्चा भी 600 है, तो प्रॉफिट 0 होगा। तो ये बात भी एक समझ लो एडिशनल कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और इस ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी के टोटल सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कंपनी के टोटल कॉस्ट की वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, अगर सेल्स रेवेन्यू ज्यादा हो, मिसाल के तौर पर सेल्स रेवेन्यू 700, कॉस्ट हो 500, इस केस में कंपनी को 200 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर सेल्स रेवेन्यू हो 800, कॉस्ट हो 300, तो कंपनी को 500 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट। अगर सेल्स रेवेन्यू हो 100, कॉस्ट हो 400, तो कंपनी को 300 रुपए का क्या होगा? लॉस। ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी को हमेशा प्रॉफिट तब होता है जब सेल्स रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम। प्रॉफिट तब होता है जब सेल्स रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम हो। लॉस तब होता है जब सेल्स रेवेन्यू कम कॉस्ट ज्यादा। ब्रेक इवन तब होता है जब दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर। अब उससे हमसे ये पूछा था कि एट विच पॉइंट ऑन द ग्राफ इज इट मोस्ट लाइकली दैट प्रॉफिट्स विल बी मैक्सिमाइज, किस जगह पर कंपनी के प्रॉफिट्स सबसे ज्यादा होंगे। अब पहले तो हम ए देखते हैं। देखो, ए पॉइंट और डी पॉइंट जो है ना वो दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर जितना सेल्स रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है, डी पॉइंट पर जितना सेल्स रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है। तो ये दो पॉइंट्स ब्रेक इवन पॉइंट है। बी पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा। सी पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता? इस तरह से पता कि अगर सी पर मैं रेवेन्यू देखूंगा कि कितना है, तो यहां से देखूंगा, लेट से ये 700 एक एग्जांपल है। कॉस्ट देखूंगा सी पर कितनी है, तो कॉस्ट वाली लाइन से लेफ्ट साइड पर हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगा, लेट से ये 400 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इधर सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो बहुत ज्यादा फर्क है। और जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट में, जितना ज्यादा फर्क होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है। जिस तरह से हमारी एग्जांपल में अगर सेल्स रेवेन्यू 800 और कॉस्ट 300, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 800 और 300 में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। और अगर सेल्स रेवेन्यू 700 और कॉस्ट 500, तो भी प्रॉफिट तो है लेकिन क्योंकि डिफरेंस कम है तो प्रॉफिट की वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो बी पर भी प्रॉफिट है, सी पर भी प्रॉफिट है, लेकिन सी पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो इस सवाल का आंसर सी है जो इससे पूछा था। अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछता तो ए एंड डी होता। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अ कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 500 यूनिट्स। कंपनी ने आपको 500 यूनिट्स पर कितना डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, कितना डायरेक्ट लेबर होना चाहिए, कितने प्रोडक्शन ओवरहेड्स होने चाहिए, कितनी सेलिंग की कॉस्ट होनी चाहिए,
कितना सेल्स रेवेन्यू होना चाहिए, सब बता दिया। फिर लिखता है 20% ऑफ द सेलिंग कॉस्ट का 20% एंड 50% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 50% फिक्स्ड है ओवर ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होती, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। उसने ये कहा कि सेलिंग कॉस्ट का 20% फिक्स्ड है, तो ये जो 1250 है ना, 1250 का 20% लो, 250। 1250 का 20% 250 होता है, ये फिक्स्ड है। बकाया 1000 वेरिएबल है। इसी तरह से प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 1000 रुपए के, 50% 1000 का यानी कि 500 रुपए फिक्स्ड है और बाकी 500 रुपए वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से जितना फिक्स्ड और जितना वेरिएबल हिस्सा है ना वो अलग कर दिया। What will be the profit at the activity level of 1000 units? 1000 यूनिट्स पर कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है? अच्छा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है 2500 रुपए, ये कितने यूनिट्स की है? 500 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल अमूमन वेरिएबल होता है, कुछ ना लिखा हुआ हो तो। यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। अगर मैं 2500 को डिवाइड कर दूं 500 से, तो ये जो 5 आएगा ये क्या होगा? ये होगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट। $5 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होगी। 1000 यूनिट्स की कितनी होगी? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 into 1000 यानी कि $5000 होगी। मैं यहाँ पर 1000 यूनिट्स की वर्किंग कर रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई 1000, सीधा सीधा, सॉरी 5000। सीधा सीधा ऐसे भी कर सकता था कि मैं 2500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2500 को 2 से किस लॉजिक से मल्टीप्लाई करूं? यूनिट्स डबल हो रहे हैं तो कॉस्ट भी डबल होगी। 500 के बजाय 1000 यूनिट्स का खर्चा, तो 2500 के बजाय 5000 का खर्चा। अच्छा, लेबर का खर्चा 5000 है, लेबर का 5000 का खर्चा कितने यूनिट्स का? तो एक यूनिट का कितना हुआ? 10 पर यूनिट। तो 1000 यूनिट्स का कितना होगा? 10 into 1000, 10,000 होगा। अगेन इसको डायरेक्टली हम यूं भी बोल सकते थे, 500 यूनिट्स का 5000, तो 1000 यूनिट्स का 10,000। डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ जाएगा यहाँ पर 10,000। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब जब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट लिखेंगे ना, तो फिक्स्ड हिस्सा चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड हिस्सा चेंज नहीं होता है। अगर 500 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट 500 थी, तो 1000 यूनिट्स की भी फिक्स कॉस्ट 500 ही होगी। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एक तो आ जाएगा 500 रुपया फिक्स्ड वाला हिस्सा। अब वेरिएबल वाला हिस्सा कैसे आएगा? सर 500 यूनिट्स का 500 रुपया वेरिएबल था, तो 500 यूनिट्स का अगर 500 रुपया वेरिएबल था, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का वेरिएबल हिस्सा था 1 पर यूनिट। तो 1000 यूनिट्स का कितना होगा? 1000 into 1, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो जाएंगे 1500। फिर आ जाती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में भी जो फिक्स्ड हिस्सा है वो तो उतना ही रहेगा। वेरिएबल हिस्से के लिए क्या होगा? 1000 रुपए वेरिएबल था 500 यूनिट्स का, यानी कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 2 है। तो अब 1000 यूनिट्स के लिए 1000 into 2 कर देंगे, 1000 into 2 है ना, तो 2250। ये सारे खर्चे आ गए। कितना आता है खर्चों का टोटल? 18,750। इन खर्चों में डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी और सेलिंग कॉस्ट भी। अच्छा, 17,500 का सेल्स रेवेन्यू था 500 यूनिट्स का। सेलिंग प्राइस कैसे आती है? 17,500 यानी कि सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड कर दो ये जितने यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू, उससे कितना बचता है? 35 पर यूनिट। ये सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस एक यूनिट की है। अगर मुझे 1000 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू निकालना है, तो अब मैं इस 35 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 35,000 रुपए का सेल्स रेवेन्यू आएगा। 35,000 रुपए का सेल्स रेवेन्यू है, 18,750 रुपए की कॉस्ट है। डिफरेंस कितना आता है?
16,250 मेरा आंसर होगा, जो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू 1000 यूनिट्स का, और उसमें से 1000 यूनिट्स की कॉस्ट को माइनस कर दिया। कोई मसला तो नहीं है? तुम्हें कोई मसला है? हाँ बोलो। बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो टोटल कितने दिए हुए हैं? 1000 दिए हुए हैं। सवाल कहता है कि इसका 50% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 1000 का 50% यानी कि 500 रुपए फिक्स्ड है। बाकी बच गए 500, वो वेरिएबल होंगे। अब 1000 यूनिट्स की जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो फिक्स्ड वाला खर्चा तो फिक्स रहता ही है, वो तो देना ही होता है, तो वो 500 हो गया। अच्छा, 500 रुपए के जो प्रोडक्शन ओवरहेड से वेरिएबल वो 500 यूनिट्स के थे, इसका मतलब एक यूनिट का 1 रुपया होता, तो 1000 यूनिट्स के 1000 रुपए, ये दूसरे रुपए, तो 500 और 1000 मिल मिलाकर 1500 हो गए। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10,000, 10,000 कहाँ लिखा है बेटा? बेटा 1000 लिखा है ना? 1000 या 10,000? 1000 ना। देखो सेलिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, बताओ। सेलिंग कॉस्ट दी हुई है 1250, दी हुई है 1250। 1250 का 20% फिक्स्ड है। 1250 का 20% कितना होता है? 250। बाकी 80% वेरिएबल है। 1250 का 80% क्या होता है? 1000। ये 1000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? 500 यूनिट्स की, क्योंकि ये 500 यूनिट्स के सारे खर्चे दिए हुए थे। तो अगर 1000 रुपए की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 500 यूनिट्स की, तो एक यूनिट की कितनी हुई? 2 पर यूनिट। अब हमें 1000 यूनिट्स की सेलिंग कॉस्ट चाहिए। जब हम 1000 यूनिट्स की सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये वेरिएबल है, ये फिक्स हिस्सा तो आएगा ही आएगा। फिक्स हिस्सा तो आएगा ही आएगा। फिक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट है तो जो हर लिहाज से मुझे पे करनी है। और 2 रुपए एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो 1000 यूनिट्स की कितनी होगी? 1000 इंटू 2, तो 2000 और 250 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2250। सही है। पिक्चर लेनी है तो ले लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंपनी हैज बीन रिव्यूइंग इट्स टोटल कॉस्ट ओवर द लास्ट फ्यू पीरियड्स एंड हैज एस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग। पीरियड यानी कि कोई भी एक महीना या साल। उसने बोला पहले साल में मैंने 225 यूनिट्स बनाकर बेचे, खर्चा था 2300। दूसरे साल में मैंने 150 यूनिट्स बनाकर बेचे, खर्चा था 1500। तीसरे साल में मैंने 350 यूनिट्स बनाकर बेचे, खर्चा था 2800। The company is aware that fixed cost increases by 500 when sales exceeds 200 units. वो ये कहता है कि हमें ये पता है कि अगर कंपनी कभी भी 200 यूनिट्स से ज्यादा यूनिट्स बनाती है, उस केस में कंपनी की फिक्स कॉस्ट 500 रुपए ज्यादा होती। ठीक है। What will be the total cost at a sales level of 180 units?
180 यूनिट्स जो हैं उस पर कंपनी की टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। अब देखो आपके पास, एज्यूम कर लो कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो आप एज्यूम कर लो कि x है, और ब्रैकेट में लिख दो इफ यूनिट्स आर लेस देन और इज इक्वल्स टू 200। आप ये एज्यूम कर रहे हो कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट जो है ना वो x होती है। कब? जब कंपनी 200 या 200 से कम, 200 के बराबर या 200 से कम यूनिट्स बनाती है। ऐसे ही हमने एक एज्यूम कर लिया फिक्स कॉस्ट को x। और कंपनी की फिक्स कॉस्ट क्या होगी अगर कंपनी, इफ यूनिट्स आर मोर देन 200, अगर यूनिट्स 200 से ज्यादा होंगे तो क्या होगी? x प्लस 500। अगर 200 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी बनाएगी तो कंपनी की फिक्स कॉस्ट होगी x प्लस 500। x प्लस 500 क्यों? इसलिए क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट 500 रुपए से इंक्रीज हो जाती है अगर आप 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाते हो। ठीक है, तो अगर आम हालात में 5000 है, 200 से ज्यादा 5500 होगी। आम हालात में 4000 है, 200 से ज्यादा पे 4500 होगी। आम हालात में 1000 है, 200 से ज्यादा पर 1500 होगी। आम हालात में x है तो 200 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स पर x प्लस 5000 होगी। ठीक है, इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को भी किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम कर लो y है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। सही है ना? अब आपको ये जो वैल्यूज दी हुई है ये टोटल कॉस्ट की दी हुई है। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? क्या ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, या दोनों है? इसमें दोनों है। हम ये कह सकते हैं ना कि भाई कंपनी की जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है और उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। और वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम टोटल कॉस्ट को लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एक हिस्सा फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और जितने यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2300 जो टोटल कॉस्ट है, 2300 जो टोटल कॉस्ट है, हमने जो एज्यूम किया उसके हिसाब से इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? x प्लस 500 क्यों और x क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि ये 2300 की फिक्स कॉस्ट तब की है जब आप 225 यूनिट्स बना रहे थे, और 225 200 से ज्यादा है। और सवाल में लिखा हुआ है कि जब तुम 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट 500 से बढ़ जाएगी। तो हमारी फिक्स कॉस्ट है x प्लस 500। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो y है। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हमने अज्यूम किया y है। जब उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर यूनिट y है मल्टीप्लाइड बाय 225। क्या ये समझ में आ गया? इसका मतलब एक इक्वेशन हमने बना लिया, 2300 इज इक्वल्स टू x प्लस 500 प्लस 225y। सही है। दूसरा, 150 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 1500। इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? x या x प्लस 500? इसमें x होगी फिक्स कॉस्ट। इसलिए x होगी क्योंकि 150 यूनिट्स 200 से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसमें फिक्स कॉस्ट होगी x। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 150y। ठीक है, y एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 150, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, वो बना ली हमने 1500 इज इक्वल्स टू x प्लस 150y।
सही है। तीसरी इक्वेशन, तीसरी क्या बनेगी, 350 यूनिट्स है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, x प्लस 500 और आगे ऐड होगा 350y। ठीक है, तो आप तीसरी इक्वेशन बना लोगे 2800 इज इक्वल्स टू x प्लस 500 प्लस 350y। अब आप इन तीनों में से अपनी मर्जी की कोई भी दो इक्वेशंस पिक कर कर x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। हम लेट से दूसरी इक्वेशन पिक करते हैं। जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है 1500 इज इक्वल्स टू x प्लस 150y। इसको हम कह सकते हैं कि 1500 माइनस 150y इज इक्वल्स टू x, और इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी दूसरी इक्वेशन में, पहले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहला हो जाएगा 2300 इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि x की जगह अब हम क्या लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे 1500 माइनस 150y, और आगे है 500 और आगे है 225y एज इट इज। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1500 में से 1500 में 500 ऐड होगा 2000 होगा, 2000 लेफ्ट साइड पे 2300 में से माइनस होगा, क्या रह जाएगा 300। यहां पर 225 और 150 नेट ऑफ होगा तो क्या रह जाएगा 75y। अब y क्या बनेगा 300 डिवाइडेड बाई 75, कितना आता है 4 पर यूनिट। ये कौन सी कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। सही है, क्योंकि हमने y एज्यूम किया था कि वेरिएबल कॉस्ट होगी। कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास y 4 पर यूनिट आ गया। अब हम x कैसे निकालेंगे, देखो ये जो x है ना, ये निकालने के लिए आप 1500 में से माइनस कर दोगे 150 इंटू 4, तो 1500 माइनस 150 इंटू 4 यानी कि 600। x कितना आएगा 900। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा ये जो आंसर है हमें ये बता रहा है कि कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी है 4, और कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 900 है, अगर कंपनी 200 या 200 से कम यूनिट्स बनाती है, क्योंकि x की वैल्यू थी ना 900, और अगर कंपनी 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाएगी तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 1400 होगी। क्यों, इसलिए क्योंकि 500 ज्यादा होगी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, और कोई बात तो नहीं करी मैंने। सही है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 225 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आ रही है 2300 आ रही है। 225 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी लिखी हुई है 2300। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता ना तो मैं बोलता 225 यूनिट्स 200 से ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट हो गई 1400, और 225 यूनिट्स की 4 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें ऐड करो, कितना आता है 1400 प्लस 225 इंटू 4 कितना आता है 2300 ही बनता है। इसका मतलब हमने आंसर सही कैलकुलेट किया। 150 यूनिट्स के लिए भी चेक कर लो, 150 यूनिट्स के हिसाब से हमारी फिक्स कॉस्ट होती 900 और वेरिएबल कॉस्ट होती 150 इंटू 4, 1500 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही कैलकुलेट किया। 350 यूनिट्स के लिए भी चेक कर लो। 350 यूनिट्स के लिए अगर मैं चेक करता तो 1400 प्लस 350 इंटू 4, देखो कितना 2800 आता है। इसका मतलब हमने आंसर सही निकाले, अदरवाइज ये मैच नहीं करते। अब उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था कि 180 यूनिट्स की 180 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बता दो। सो जब मैं 180 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताऊंगा तो 180 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट में 900 रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी और 180 मल्टीप्लाइड बाई 4 वेरिएबल कॉस्ट होगी। कितना बनेगा 1620।
ठीक है, क्योंकि उसने हमें ये बोला था कि 180 यूनिट्स की आप हमें टोटल कॉस्ट बताना। तो 180 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट में 900 रुपये फिक्स कॉस्ट होगी, सॉरी 100, हाँ 80 यूनिट्स की 900 रुपये इसलिए होगी क्योंकि वो 200 यूनिट से कम यूनिट्स की कॉस्ट पूछ रहा है, और 180 इंटू 4 मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी 1620 हो जाएगी। क्लास नंबर 1 या क्लास नंबर 2 में हमने हाई लो मेथड पढ़ा था, क्या हम इस सवाल पर हाई लो मेथड लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। हाई लो मेथड में हम क्या करते थे, चेंज इन कॉस्ट को डिवाइड करते थे चेंज इन यूनिट्स। कैसे लगाएंगे सर? देखो, अब जरा गौर से सुनना। देखो पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 में खर्चे कितने थे? 1500। यूनिट्स कितने थे? 150। अब लॉजिकली सोचो कि इस 1500 में क्या क्या शामिल है। एक तो फिक्स कॉस्ट है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की? 150 यूनिट्स। अब इससे ज्यादा यूनिट्स कहाँ है, पीरियड 1 में या पीरियड 3 में? पीरियड 1 में यूनिट ज्यादा था, यूनिट ज्यादा है पीरियड नंबर 1 में। पीरियड 1 में कितने यूनिट्स है? 225। खर्चा कितना है? 2300। खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ भाई? 150 यूनिट्स का खर्चा 1500 था, 225 यूनिट्स का खर्चा 2300 है, यानी कि खर्चा 800 से इंक्रीज हुआ। ये खर्चा क्यों इंक्रीज हुआ? दो वजूहात की बुनियाद पर इंक्रीज हुआ। देखो, एक तो जैसे आप 150 से 225 पर गए तो आपने 200 वाली बाउंड्री को क्रॉस किया, 200 वाली बाउंड्री को क्रॉस किया तो जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट थी वो 500 रुपए बढ़ गई। दूसरा, 150 और 225, यानी कि मैंने 75 यूनिट्स ज्यादा बनाकर बेचे, तो उन 75 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें इंक्रीज हो गई, है ना? अगर मैं इसको यहाँ पर यूं देख लूं कि भाई मेरे पास सबसे पहले जो वैल्यू आ रही थी वो 1500 आ रही थी। 1500 जो है ना, उसमें आपके पास एक फिक्स कॉस्ट थी बेसिक वाली, और वेरिएबल कॉस्ट थी कितने यूनिट्स की? 150 यूनिट्स की। सही है। उसके बाद आपके पास अगली वैल्यू आ रही थी 2300। ये जो इंक्रीज आया है ये दो वजूहत की बुनियाद पर है। इस 2300 में क्या है? फिक्स कॉस्ट जो पहले होती थी वो भी है, जमा 500 जितनी पहले थी, जमा 500। 500 से फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है क्योंकि ये यूनिट्स 200 से ज्यादा है, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है। कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? 225 की। तो जो रीजन है ना, ये खर्चे के 800 रुपए इंक्रीज होने की वजह जो है वो एक तो फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज होना है 500 से, और दूसरा रीजन ये है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट 75 यूनिट्स की ज्यादा है। दो बातें हुई हैं भाई, 75 यूनिट ज्यादा बनाया, उस पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई और फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। इसके बाद अगला खर्चा क्या लिखा है? 350 यूनिट्स में कितना लिखा है? 2800। इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? वही FC प्लस 500 न्यू वाली, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 350 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी, है ना? अब खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ है? खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ है? 2300 से अगर 2800 पे खर्चा जा रहा है, खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ है? 500 से। खर्चा क्या इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई है? नहीं, 2300 यूनिट्स में जितनी फिक्स कॉस्ट थी, 2300 रुपए में जितनी फिक्स कॉस्ट थी, 2800 रुपए में भी उतनी ही फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में चेंज थोड़ी आया। तो फिर खर्चा क्यों इंक्रीज हुआ? खर्चा इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि बेटा पहले 225 यूनिट्स की इसमें वेरिएबल कॉस्ट थी, अब इसे 350 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब इस 500, ये जो 500 रुपए से खर्चा इंक्रीज हुआ है ये इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि तुमने कितने यूनिट ज्यादा बनाए?
125 यूनिट ज्यादा बने। देखो लॉजिकली सोचो, 2300 के बजाय 2800 का खर्चा क्यों हो रहा है, 500 रुपए का खर्चा क्यों ज्यादा हो रहा है? फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई? नहीं 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 नहीं, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, वो तो पहले 2300 में जितनी थी 2800 में भी उतनी ही है। अलबत्ता 2300 में 225 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी, यहाँ पर 350 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 500 रुपए का खर्चा जो है ना, ये 125 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा है। तो आप 500 को 125 से डिवाइड करो, देखो आपका आंसर 4 पर यूनिट आएगा। 500 को 125 से डिवाइड करो, आपका आंसर 4 पर यूनिट आएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अब जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई ना, आगे कोई मसला ही नहीं है, आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पे ये जो आपकी पहली इक्वेशन है, इसमें ये वेरिएबल कॉस्ट 150 यूनिट्स की कैसे आएगी? 4 इंटू 150 वेरिएबल आ जाएगी, 1500 में वो माइनस करना फिक्स्ड आ जाएगी। तो आगे सब कॉमन सेंस से चल सकेगा आराम से। सही है? अच्छा, इस सवाल ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, तो ये आप रिकॉर्डिंग भी दोबारा देखना, ठीक है? तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा सवाल है। बोलते हैं, अ कंपनी अचीव्स बल्क बाइंग डिस्काउंट्स ऑन क्वांटिटीज अबव अ सर्टेन लेवल। एक कंपनी को डिस्काउंट मिलता है अगर वो खास क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर ले। जिस तरह से आम हालात में होता है ना भाई, मैंने कोई चीज 1 किलो खरीदी, मुझे 1000 की मिल रही है, 2 किलो 2000 की मिल रही है, 3 किलो 3000 की मिल रही है। मैंने दुकानदार को बोला मैं तुमसे 25 किलो खरीदूंगा। उसने बोला अच्छा फिर मैं 1000 रुपए किलो नहीं लगाऊंगा, फिर मैं 950 900 रुपए किलो लगा दूंगा, 25-50 रुपए फी किलो छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो बल्क बाइंग डिस्काउंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप बल्क में चीजें, इतनी सारी चीजें एक साथ खरीदते हो, तो आपको डिस्काउंट जो मिलता है उसको हम बल्क बाइंग डिस्काउंट कहते हैं। These discounts are only available for the units above the specified level and not on all the units purchased. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो बोलता है कि मैं डिस्काउंट तो दूंगा, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उन यूनिट्स पर दूंगा जो उस क्वांटिटी से ऊपर वाले होंगे, सारे यूनिट्स पर नहीं दूंगा। अब आपकी जो बल्क बाइंग डिस्काउंट्स होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना? 2 सिनेरियोज हैं बल्क बाइंग डिस्काउंट्स के। मैं जरा यहाँ पर वो लिस्ट कर दूं। बल्क बाइंग डिस्काउंट्स, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक होता है एप्लीकेबल ऑन ऑल यूनिट्स, एप्लीकेबल ऑन ऑल यूनिट्स। एक होता है एप्लीकेबल ऑन यूनिट्स अबव स्पेसिफाइड रेंज, ठीक है? इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मुझे कोई चीज जो है ना वो 10 रुपए फी यूनिट की मिलती है, ठीक है ना? यहां पर मैं यूनिट्स लिखता हूं, यहां पर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखता हूं, और यहां पर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखता हूं। 0 यूनिट्स खरीदूंगा, खर्चा क्या होगा? 0 होगा। 5 यूनिट्स खरीदूंगा, खर्चा क्या होगा? 10 रुपए के हिसाब से 50। 10 यूनिट्स का खर्चा क्या होगा? 100। 15 यूनिट्स का खर्चा क्या होगा? 150। 20 यूनिट्स का खर्चा क्या होगा? 200। अब मैंने दुकानदार को ये बोला कि अगर मैं 20 यूनिट से ज्यादा खरीदूंगा तो तुम डिस्काउंट दोगे? उसने बोला हाँ डिस्काउंट दूंगा, और ये डिस्काउंट सारे यूनिट्स पर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि लेट से मैंने दुकानदार को बोला भाई मुझे 25 के बजाय 20 के बजाय 25 यूनिट्स चाहिए। उसने बोला ठीक है, तुम बल्क में चीजें खरीद रहे हो ना, तो मैं 1 यूनिट तुम्हें 10 का नहीं दूंगा, 1 यूनिट में तुम्हें 9.5 का दूंगा। तो 25 इंटू 9.5 कितना बनता है बताना जरा? सॉरी, 237.5। देखो यहां पर डिस्काउंट सारे यूनिट्स पर मिल रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें। अच्छा, अगर मैं 30 यूनिट्स खरीदूंगा
तो कितना खर्चा बनेगा? 285। एक ये तरीका होता है डिस्काउंट का। यहां पर डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल यूनिट्स। दूसरा होता है एप्लीकेबल ऑन यूनिट्स स्पेसिफाइड अबव रेंज। इसका मतलब ये है कि लेट से 0 यूनिट्स का खर्चा वही 0 है, 5 यूनिट्स का खर्चा वही 50 है, 10 यूनिट्स का खर्चा जो है वही 100 है, 15 यूनिट्स का खर्चा वही 150 है, 20 यूनिट्स का खर्चा जो है ना वो 200 है। अब मैंने सप्लायर को बोला कि भाई क्या आप डिस्काउंट दोगे? उसने बोला बिल्कुल डिस्काउंट दूंगा और 9.5 का 1 यूनिट मिलेगा, लेकिन शुरू के जो 20 यूनिट्स है ना उस पर डिस्काउंट नहीं दूंगा। इसका मतलब अगर आप मुझसे 25 यूनिट्स खरीदते हो ना तो पहले 20 यूनिट जो है ना, पहले जो 20 यूनिट्स है ना वो 10 रुपए के हिसाब से ही लगाऊंगा। ऊपर के जो 5 यूनिट्स है ये 9.5 में दूंगा। 5 इंटू 9.5 क्या बनता है? ये वैल्यू 47.5 होगी और इन दोनों का टोटल एडिशन 247.5 होगा। अच्छा, उसके बाद फिर अगर इसी तरह से 30 यूनिट्स की बात करूं तो सप्लायर क्या बोलेगा? पहले 20 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से ही, और ऊपर वाले 10 यूनिट्स जो हैं वो मैं तुम्हें 9.5 के लगा दूंगा। तो खर्चा क्या बनेगा? 295। सही कर रहा हूं? कोई चेक करते रहो भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें। देखो, सप्लायर ने बोला कि तुम मुझसे 20 से ज्यादा चीजें खरीद रहे हो तो मैं तुम्हें 1 यूनिट 10 के बजाय 9.5 का दूंगा। अलबत्ता ये 9.5 रुपए वाला ये जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है ना, ये 20 यूनिट्स के बाद वाले यूनिट्स पर अप्लाई होगा, सारे यूनिट्स पर अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर तुम 25 यूनिट्स खरीदोगे तो पहले 20 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से ही तुम्हें दिए जाएंगे जिसमें तुम खरीदते थे। आगे वाले यूनिट जो हैं, यानी कि 20 के आगे वाले यूनिट्स, 21वां यूनिट, 22वां यूनिट, 23वां यूनिट, 24वां यूनिट, 25वां यूनिट, वो 5 यूनिट्स में 9.5 रुपए के हिसाब से लगाऊंगा। पहले वाले केस में क्या कर रहा था सप्लायर? वो बोलता था सारे यूनिट्स 9.5, और इस केस में क्या करता है? बोलता है एडिशनल यूनिट सिर्फ और सिर्फ 9.5। अच्छा, 30 यूनिट्स खरीदूंगा तो पहले 20 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, और अगले 10 यूनिट्स 9.5 के हिसाब से। समझे वो बात? अच्छा, यहां पर एक और चीज डिस्कस कर लूं। आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने मैथ्स में कभी ग्रेडियंट शायद कैलकुलेट किया हो, ये चीज पढ़ी है कभी बचपन में, जिंदगी में? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हाँ, पढ़ा है कभी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं सिंपल सा, लेट से 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए। मैं यहाँ पर यूनिट्स लिखता हूँ, पहले इस बात को समझना, और यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखता हूँ। ये 0 है, ये 5 यूनिट्स हैं, ये 10 यूनिट्स हैं, ये 15 यूनिट्स हैं। अगर 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है तो 0 यूनिट्स की कितनी होगी? 0 होगी। 5 यूनिट्स की कितनी होगी? हाँ, 1 यूनिट की 10 रुपए है तो 5 यूनिट की 50। 10 यूनिट्स की क्या होगी? 100। 15 यूनिट्स की क्या होगी? 150। ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग? मैथमेटिकली अपवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है? 0,0। 0 यूनिट्स बनाऊंगा, 0 टोटल कॉस्ट का खर्चा होगा। ये वाला पॉइंट क्या है? 5,50, 5 यूनिट्स का खर्चा 50 होगा। ये वाला पॉइंट क्या है? 10,100, 10 यूनिट्स का खर्चा 100 होगा। ये वाला पॉइंट क्या है? 15,150। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, जो ग्रेडियंट होता है वो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताता है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ का ग्रेडियंट आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताता है। कैसे? आप कोई भी 2 यूनिट्स ले लो, एक यूनिट ले लो आप 15,150, दूसरा आप ले लो 50,150,
ये होगा x1 कॉमा y1, ये क्या होगा x2 कॉमा y2। तो आपके पास जो m आप निकालते हो मैथमेटिकली, वो कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ऊपर आएगा माइनस का 100, नीचे आएगा माइनस का 10। आंसर क्या आ रहा है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। क्योंकि इफेक्टिवली आप करते क्या हो, आप चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए। इसको ऐसे भी समझ लो, 150 का खर्चा हो रहा था कितने यूनिट्स पर, 15 यूनिट्स पर, है ना। 50 का खर्चा हो रहा था कितने यूनिट्स पर, 5। तो 50 की बजाय अगर 150 का खर्चा हो रहा है, 50 के बजाय अगर 150 का खर्चा हो रहा है, खर्चा कितने से इंक्रीज हो रहा है, 100 से। 150 का खर्चा जब हो रहा था तो 15 यूनिट्स बन रहे थे, 50 का खर्चा हो रहा था तो 5 यूनिट्स बन रहे थे। इसका मतलब खर्चा 100 से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि 5 यूनिट्स, सॉरी 10 यूनिट ज्यादा बन रहे थे। बात समझ में आई। तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ना, वो ग्रेडियंट उसका अगर आप निकालते हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देता है। अच्छा, अब आपके पास जो है ना, इन दोनों सिनेरियोज के, ये जो बल्क बाइंग डिस्काउंट्स है ना, इन दोनों सिनेरियोज के ग्राफ बनाने को आते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे, यूनिट्स, ये एक्स एक्सिस की चीज हो गई। वाई एक्सिस पर क्या लिखोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वाई एक्सिस की चीज हो गई। और ये जो ग्राफ बनेगा इसका ग्रेडियंट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि ये जो बीच वाली वैल्यू है, ये क्या है, ग्राफ का ग्रेडियंट। मुश्किल हो रही है थोड़ी सी बातें, सही है ना। देखो, एक्स एक्सिस पर यूनिट्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस पर, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, हमने देखा कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ का ग्रेडियंट होता है। अब जरा इस सिनेरियो पे वापस आओ, ये कौन सा सिनेरियो था, जब दुकानदार क्या बोलता था, जब दुकानदार बोलता था मैं डिस्काउंट दूंगा, और फिर डिस्काउंट वो जो दूंगा वो सारे यूनिट पर दे दूंगा, सारे यूनिट पर पहले यूनिट में भी दे दोगे, हाँ, दूसरे भी दे दूंगा, हाँ, तीसरे भी दे दूंगा, हाँ। जैसे ही मैं उस दुकानदार से 25 या 25, 30, 35, 32 चीजें खरीदूंगा, तो वो बोलता है सारे यूनिट 9.5 के। अब जरा गौर से सुनना, पहले हमारे पास एप्लीकेबल ऑन ऑल यूनिट्स वाले केस का ग्राफ बनाते हैं। एप्लीकेबल ऑन ऑल यूनिट्स, यहां पर यूनिट्स है, यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं दुकानदार से 0 यूनिट्स खरीदूंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 0। अगर मैं दुकानदार से 5 यूनिट्स खरीदूंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 50। अगर मैं दुकानदार से 10 यूनिट्स खरीदूंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ग्राफ साफ सुथरा बने। 10 पे कितनी होगी, 100। 15 पे कितनी होगी, 150। 20 पर कितनी होगी, 200। 25 पर कितनी होगी, 25 पर होगी, डिस्काउंट दे दिया ना, 25 यूनिट्स लूंगा तो सारे यूनिट 9.5 के हो गए। 25 इंटू 9.5 कितना बन रहा है, 25 इंटू 9.5 बन रहा है 237.5। 25 यूनिट्स पर ये बन रहा है 237.5, है ना। 25 यूनिट्स पर ये बन रहा है 237.5। बात समझ में आ रही है, सही है ना। अब देखो यहां तक तो ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है ना। इनिशियली आपका ग्राफ जो होता है ना, मैं इसका एक शॉर्ट साइज ग्राफ बना दूं, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं ना तो क्लियर नहीं बन पा रहा। एक ऐसी लाइन बनाओ, तुम समझ लो 10 के ग्रेडियंट वाली, 10 के ग्रेडियंट वाली। अच्छा, ग्रेडियंट कम होता है तो ग्राफ की लाइन वाई एक्स एक्सिस की तरफ आ जाती है ना। एक 10 के ग्रेडियंट वाली लाइन है, और फिर एक जो है ना
वो 9 के ग्रेडियंट वाली लाइन है। अब क्योंकि मैं ये ग्राफ हाथ से बना रहा हूं तो इतना क्लियरली नहीं बन पा रहा। इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनेगा। सर क्या लॉजिक है? देखो पहले तो ये 10 के ग्रेडियंट से ऊपर जा रहा, ग्रेडियंट बताता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर थोड़ा सा ग्रेडियंट कम करना है, यानी कि ग्राफ को गिराना है, स्लोप को गिराना है, क्योंकि अब सारे यूनिट्स 10 के हिसाब से नहीं हैं बल्कि 9.5 के हिसाब से। तो ये लाइन जो होती है ना थोड़ी सी एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकी भी होती है। अच्छा सर फिर ये डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हो? देखो ग्राफ पेपर पे डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये वाली लाइन जो डॉट से बनाई है हमेशा अप्लाई नहीं होगी, कुछ शर्त पूरी होगी तो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यहां पर वो 9.5 का डिस्काउंट दे रहा है, सारे यूनिट्स पर दे देता है। सारे यूनिट्स पर देने का मतलब ये है कि अब वो 9.5 वाली लकीर 0 से अप्लाई होना शुरू होता है। तो हम इसको डॉटेड से बना, ठीक है। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स आपके पेपर में नहीं आएगा अगर रट्टा मारना है, क्योंकि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स मुश्किल लगती है, चीजें मुश्किल लगती हैं। तो बस यूं याद रखो, ऐसी ही लाइन होगी, फिर एक ऐसी लाइन होगी और ये डॉट से यूं जा रही होगी और यूं जुड़ी हुई। ये आपके उस केस का ग्राफ होगा, या यहाँ पर जो है वो इस तरह से अगर मैं डॉटेड बनाऊं, ये आपका उस केस का ग्राफ होगा कि जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितने यूनिट्स पर? सारे यूनिट्स पर। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हिस्सा हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। जब 10 या 10 से कम यूनिट्स बन रहे होंगे तो ये लाइन एप्लीकेबल होगी, लेकिन जैसे ही 10 यूनिट्स को क्रॉस करा जाएगा तो फिर ये पूरी लकीर जो डॉटेड है और जो ऊपर सॉलिड है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। सही है। अच्छा दूसरा केस वो है कि जिसमें आपका डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट कब अप्लाई हो रहा है? वो डिस्काउंट वापस से 20 यूनिट्स के बाद अप्लाई हो रहा है, बट ओनली ऑन एडिशनल यूनिट्स अप्लाई हो रहा है। इस केस में क्या डॉटेड लाइन बनेगी? नहीं बनेगी। डॉटेड लाइन का मतलब होता है शुरू से उस लाइन को अप्लाई करना शुरू कर दो। यहाँ पर तो सप्लायर ये कह रहा है कि भाई 20 यूनिट्स 10 के हिसाब से मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो, मैं उसको 9.5 नहीं करूंगा, मैं उसको 9.5 नहीं करूंगा। इस केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, इस केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले तो सॉलिड लाइन यूं जाएगी, 0 पर 0, फिर 5 यूनिट्स पर 50, फिर 10 यूनिट्स पर 100। इस तरह से ये जो लाइन है ये 20 यूनिट्स तक 200 पर चली गई, है ना। इसके नीचे डॉटेड नहीं बनानी है, इसके नीचे डॉटेड नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी सर? इसलिए नहीं बनानी क्योंकि यहाँ अगर अगर हम 20 यूनिट्स खरीदेंगे तो वो 200 के ही मिलेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 25 यूनिट्स खरीदे तो पिछले यूनिट भी सस्ते पड़ गए, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा सर? देखो जब ग्रेडियंट एक लाइन यूं है, एक लाइन लेट से यूं है, किसका ग्रेडियंट कम है? दूसरी वाली लाइन का ग्रेडियंट कम है ना, स्लोप, ग्रेडियंट स्लोप ढलान एम। अगर इसका एम लेट से 10 है तो शायद इसका एम क्या होगा? 5 होगा। तो जैसे ग्रेडियंट कम होता है, जैसे ग्रेडियंट कम होता है, लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस की तरफ या हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाती है। तो इस पॉइंट के बाद 20 यूनिट्स वाले पॉइंट के बाद, 20 यूनिट्स वाला पॉइंट लेट से यहाँ है ना, ये 20 यूनिट्स वाला पॉइंट है, इसके बाद लाइन आगे ही बढ़ती रहेगी, लेकिन लाइन थोड़ी सी अगर यूं बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही थी, अब थोड़ा कम तेजी से ऊपर जाएगी। पहले हर यूनिट के बाद 10 रुपए से खर्चा बढ़ जाता था, अब हर यूनिट के बाद खर्चा बढ़ेगा। खर्चा तो बढ़ेगा ना, लेकिन 9.5 से बढ़ेगा। देखो 20 यूनिट का खर्चा 200 था, 19 यूनिट का खर्चा 190 था, 18 यूनिट का खर्चा 180 था, 21 यूनिट पर खर्चा अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 210 पर नहीं जा रहा, 209.5 पर जा रहा है। तो इस तरह की लाइन बनेगी। अब आओ जरा सवाल पर। इसने हमसे क्या पूछा था? इससे हमसे पूछा था दीज डिस्काउंट्स आर ओनली अवेलेबल for the units above the specified level and not all the units purchased. डिस्काउंट उन यूनिट्स पर अप्लाई होगा जो एक स्पेसिफाइड रेंज के ऊपर हो। अच्छा पहला तो ग्राफ हो ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? इसमें तो उसने डिस्काउंट की बात ही नहीं करी, ऐसा लग रहा है जितने यूनिट्स खरीदूंगा एक ही रेट पर मिलते जाएंगे। दूसरा भी नहीं हो सकता सर,
वो डिस्काउंट ऐसे लग रहा है ये तो कुछ यूनिट्स खरीदने के बाद वो एकदम से मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, सारे यूनिट्स के खर्चे 10 के बजाय 50 15 कर रहा है। इसका सही आंसर सी होगा। वैसे ही ग्राफ बना है जैसे हमने बनाया। अच्छा ये वाला ग्राफ कब बनेगा? ये वाला ग्राफ कब बनेगा? जब कॉस्ट ज्यादा हो जाए। ऐसा भी होता है सर? हाँ ऐसा भी होता है। देखो सप्लायर आपको बोल दे भाई एक यूनिट 10 का दूंगा, 2 यूनिट लोगे 20 के, 3 यूनिट लोगे 30 के, 4 यूनिट लोगे 40 के, 15 यूनिट्स लोगे 150 के, 20 यूनिट्स लोगे 200 के। 20 से ज्यादा यूनिट्स लोगे ना, अगर तुम 21 यूनिट्स खरीदोगे तो पहले 20 यूनिट के तो 10 रुपए के हिसाब से 200 लूंगा, 21वें यूनिट के मैं तुमसे 10 नहीं लूंगा, मैं फिर एक यूनिट के तुमसे 15 लेना शुरू कर दूंगा। ये इस सिचुएशन में पॉसिबल है। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक पर आपके पास जो यूनिट्स आते हैं, आपको पता है ना कि एक शेड्यूल होता है कि भाई अगर किसी घर वाले ने 200 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे ना तो उसके लिए एक यूनिट 5 रुपए का। पहले 200 यूनिट सस्ते होते हैं, फिर के इलेक्ट्रिक बोल देते कि भाई उसके बाद जो यूनिट्स होंगे ना वो हर यूनिट 10 रुपए का नहीं होगा, वो 12 रुपए का होगा। ऐसा कि इलेक्ट्रिक क्यों करता है? ताकि जो गरीब है उनको रिलीफ मिले। जिसका घर छोटा है, एक बल्ब जलाता है, एक पंखा जलाता है, उसका बिल, जिसका 150 यूनिट्स का बिल आता है तो वो 10 रुपए के साथ 1500 का बिल दे। जो अमीर है जिसका बिल ही 1000 यूनिट्स का आता है तो क्या इलेक्ट्रिक बोलता है तुम तो बहुत अमीर हो। तो पहले तुम अपनी जरूरियात थोड़ी पूरी कर रहे हो, एसी भी चला रहे हो, पंखा भी चला रहे हो, फ्रिज भी है तुम्हारे घर, 2 डीप फ्रीजर भी है, ये भी है वो भी है, तो तुम तो पैसे दे सकते हो। तो मैं पहले 200 यूनिट सबको मिसाल के लिए 2 रुपए के दूंगा, उसके बाद वाले यूनिट में 4 रुपए की कर दूंगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जनरली कम एग्जांपल्स होती हैं इसकी कि भाई सप्लायर बोले अब तुमने बहुत ज्यादा इस चीज को इस्तेमाल कर लिया और करोगे तो हम बढ़ा देंगे पैसे। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन कभी कभी एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी रिस्ट्रिक्शंस बना देती हैं, जैसा वैसे यूटिलिटी स्टोर पर होता है। आप यूटिलिटी स्टोर पर जाओ, अगर यूटिलिटी स्टोर पर लेट से चीनी का रेट चले 140, तो वो बता देंगे भाई 5 किलो चीनी तुम, एक बंदा एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी ले सकते हैं 140 में, क्योंकि तुम घर के लिए लेकर जा रहे हो, हम सस्ती लगा रहे हैं तुम्हारी चीनी। अब तुम आ गए, तुमने बोला 50 किलो चीनी दे दो यूटिलिटी स्टोर से लेकर, और सप्लाई करना शुरू कर दी, तो वो भी बेवकूफ थोड़ी है। वो बोलेंगे 5 किलो चीनी एक शनाख्ती कार्ड पर 70 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगी, उसके बाद तुम खरीद लो 130 के रेट पर। बात समझ में आ रही है? ताकि उसको कोई मिस यूज ना करे ना। फिर यूटिलिटी स्टोर्स का, खैर यहाँ तो पाकिस्तान में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरे मुल्कों में होता है ये कॉन्सेप्ट। तो वो क्या करते हैं कि एक बंदे पर XYZ यूनिट जो है ना वो सस्ते दे देते हैं, जो नेसेसिटीज होती हैं। भाई पहले 5 किलो आटा एक बंदे को जो है ना वो 40 रुपए का मिलेगा, उसके बाद वो खरीद रहा होगा तो 80 का मिलेगा। क्यों? अब वो एक दिन में 5 रोटियां 50 रोटियां थोड़ी खाना शुरू कर देगा। तो शुरू के यूनिट सस्ते, बाद के महंगे। इस तरह की सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एग्जांपल्स बहुत कम होती हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 5, a cost is described as staying the same over a certain activity range, then increasing but remaining stable over a revised activity range in the short term. हमने ये 4 तरह की कॉस्ट जो है ना वो पढ़ी थी। इन 4 तरह की कॉस्ट में से ये कौन सी कॉस्ट है? ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है ना। हमने वो एक रेस्टोरेंट वेटर सुपरवाइजर वाली एग्जांपल देखी थी शुरू की पहली दूसरी क्लास में, ठीक है। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो इसमें सुपरवाइजर का खर्चा इंक्रीज हो रहा था। सही है। अच्छा, जो नहीं थे पहली दूसरी क्लास में उनको मैं जो है वो आज आप लोगों को दे दूंगा लेक्चर्स वगैरह। अच्छा, अगले पर आओ। A company incurs the following cost at various activity levels using the Hilo method. What is the variable cost per unit? आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दी है और आपने हाइलो मेथड यूज करना है। अच्छा देखो, इसमें आप हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लोगे, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लोगे। उसकी रीजन जो है वो मैं अभी कुछ देर में समझा देता हूँ, लेकिन अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो चेंज इन कॉस्ट, यानी कि 4 लाख माइनस 2.5 लाख, भाई खर्चा 1.5 लाख से इंक्रीज हुआ है, खर्चा 1.5 लाख से इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि यूनिट जो है वो 5000 से 10,000 पर चले गए हैं। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनती है? 30।
ठीक है, अब जरा गौर से सुनना। मैंने 5,000 लिया सबसे कम, और मैंने 10,000 यूनिट्स का खर्चा लिया सबसे ज्यादा। और मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई 5,000 यूनिट्स का खर्चा 2.5 लाख रुपए था, 5,000 यूनिट्स का खर्चा 2.5 लाख रुपए था, 10,000 यूनिट्स का खर्चा, 10,000 यूनिट्स का खर्चा 4 लाख है। खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ है? खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ है? 1.5 लाख से इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि 5,000 यूनिट्स ज्यादा, 5,000 यूनिट्स ज्यादा बनाए गए हैं, लिहाजा 1 यूनिट का वेरिएबल खर्चा 30 होगा। इस सवाल में एक बात तो ये नहीं लिखी थी कि फिक्स कॉस्ट कहीं पर भी इंक्रीज हो रही है, लिहाजा फिक्स कॉस्ट 4 लाख में भी उतनी ही होगी जितने 2.5 लाख में है। तो हमने हाइलो मेथड अप्लाई कर लिया और हमने चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड कर लिया। हाइलो मेथड में आप हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेते हो। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है, यहाँ पर सवाल एक ये आ जाता है कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आप 3,12,500 और 2.5 लाख का डिफरेंस ले लो, यानी कि खर्चा जो है वो 2.5 लाख से 3,12,500 हुआ है, क्योंकि यूनिट जो है वो 2,500 से इंक्रीज हुआ। ऐसा करो, ऐसा करने से आता है, इससे 25 आंसर आ रहा है। तो सर ऐसा आपने क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आप जो है वो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स का फॉर्मूला आपने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था हमें। आपने ये तो नहीं बताया था कि हाईएस्ट एक्टिविटी लो और लोएस्ट एक्टिविटी लो। हाँ, आपका आंसर जो है वो 30 आ रहा है, और वो आपने 10,000 और 5,000 का चेंज लिया यूनिट्स का, और आपने कॉस्ट का चेंज लिया 4,000 और 4 लाख और 2.5 लाख का, और आपने बोला भाई 1.5 लाख से खर्चा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 5,000 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए होगी। इसका कोई जवाब दे सकता है? चलो इसको जरा समझते हैं। देखो प्रैक्टिकली हाइलो मेथड जो है ना, एक प्रैक्टिकल चीज होती है और एक थियोरेटिकल चीज होती है। मैं जरा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपकी जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल। जब आप छोटे होते हो तो आपको सारी चीजों की थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल की तरफ आते हो। एक मिसाल ले लेते हैं, लेट से एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, सही है। इस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है 100, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो है 10। अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट्स लिखता हूँ और यहाँ पर कॉस्ट लिखता हूँ। 0 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी इस फैक्ट्री की? 100। क्यों? फिक्स कॉस्ट तो पे करनी ही नहीं होती है। अच्छा, 5 यूनिट्स की क्या होगी? 150। 5, 10 रुपए वाले 5 यूनिट्स 50, और 100 फिक्स 150 हो गया। 10 यूनिट्स की क्या होगी? 200। 15 यूनिट्स की क्या होगी? 15 इंटू 10 150, 150 प्लस 100 250। ये थ्योरी है। हम जो कहते हैं ना फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है। हमने एक शोरूम किराए पे ले लिया और उसका 1 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, अब हम 1 महीने में 1 यूनिट बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 25 बनाए, किराया 1 लाख रुपए ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। हमने एक गाड़ी के लिए, एक गाड़ी बनाने के लिए टायर्स लिए 25,000 के आए, 2 गाड़ी के लिए लेंगे 50,000 के आएंगे, 3 गाड़ियों के लेंगे 75,000 रुपए आएंगे। ये हम थ्योरी वाली बातें करते हैं, ठीक है ना। अगर थ्योरेटिकल सवाल होता ना तो आप कोई भी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ले लो, आपका आंसर सेम आता। मिसाल के तौर पे कोई बोलता खर्चा यहाँ पर पहले केस में 100 से 150 क्यों हुआ? 50 रुपए का चेंज इन कॉस्ट कितना है? 50। चेंज इन यूनिट्स कितना है? 5। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10। बात समझे? भाई खर्चा 100 से 150 50 रुपए क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि 5 यूनिट ज्यादा बने हैं। फिक्स कॉस्ट तो इसमें भी उतनी ही होगी जितनी इसमें है। इसी तरह से कोई और लेवल ले लो, आप जो है वो लेट से 5 और 15 ले लो, 5 और 15 ले लो। 5 यूनिट का खर्चा 150 था, 15 यूनिट का खर्चा 250। खर्चा कितने से इंक्रीज हुआ? 250 माइनस 150। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि यूनिट जो है वो 10 से इंक्रीज हुआ है। अगर 100 रुपए से खर्चा इंक्रीज हो रहा है 10 यूनिट्स की वजह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 होती होगी। थ्योरेटिकली ये चलता है, सही है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सर?
मिसाल के तौर पे एक चिप्स वाला है, एक चिप्स का ठेला है, किलो आलू आते हैं 50 रुपए के, 2 किलो कितने के आएंगे? 100 के आएंगे। अगले दिन उसने वापस से ठेला लगाया, किलो आलू अगर 50 के पहले दिन थे, क्या दूसरे दिन भी 50 रुपए किलो होंगे? नहीं है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट ना। लेकिन इन रियलिटी वेरिएबल कॉस्ट भी रोज की बुनियाद पर वेरिएबल थोड़ी होती है। वो चिप्स वाला जब अपनी चिप्स के डब्बे का हिसाब किताब करता है, अंदाजन वो कहता है यार 50 का एक डब्बा बेच दो, लेकिन कभी उसको 1 किलो आलू 50 के मिलते होंगे, कभी 100 के मिलते होंगे, कभी 80 के मिलते होंगे, कभी 70 के मिलते होंगे। डेली बुनियाद पर जो आलू की कीमत है, यानी कि एक वेरिएबल कॉस्ट डेली बेसिस पर भी तो चेंज हो रही होती है। इसी तरह से एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसने ही हिसाब लगा दिया लगभग एक गाड़ी बनाने के लिए 25,000 रुपए के टायर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि बस वो गाड़ियां बनाता रहे जिंदगी भर, आज भी कल भी परसों भी तो 25,000 के ही मिले। अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो एक गाड़ी में 30,000 रुपए के टायर लगेंगे, अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा एक गाड़ी में 24,000 के टायर्स लगेंगे। तो हर वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के साथ वेरी तो करती है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती है। थ्योरेटिकली हमें मजा आता है, हम बोल देते हैं भाई एक आलू वाली दुकान है, उसने 50 रुपए के आलू लिए, बता 2 किलो कितने आएंगे, 100 के, 3 किलो कितने आएंगे, 150 के। इन रियल लाइफ ऐसे थोड़ी होगा। इन रियल लाइफ हाँ उसके आसपास, हाँ उसके आसपास होगा, उसके आसपास होगा। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट है, तुमने एक दुकान ली किराए पे, तुमने सोचा यार इसका 30,000 किराया होगा, एक बंदा रखूंगा वो 15,000 रुपए की तनख्वाह लेगा, 45,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन हर महीने ऐसा नहीं होगा। कभी वो बंदा बोलेगा भाई मैं गाँव जा रहा हूँ, 500 रुपए दो ना एक्स्ट्रा किराए के, तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट जो है वो उस बंदे की तनख्वाह जो 15,000 तुमने गिनी थी वो 15,500 हो गई। किसी महीने तुम्हारा दिल बड़ा हो गया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तुमने बोला यार मेरी तरफ से जितने भी वर्कर्स हैं उनको लंच मैं कराऊंगा, तो वो भी तुम्हारी कॉस्ट में शामिल हो गई, कभी नहीं हुई। ठीक है ना? तो इन रियल लाइफ फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं होती, इन रियल लाइफ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल नहीं होती। जिस तरह से अगर तुम घर से निकलते हो तो घर से तुमने 500 रुपए ले लिए कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 500 रुपए ले लिए, कभी तुम्हारा खर्चा 300 होता होगा, कभी 500 का 500 होता होगा, कभी 200 होता होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, तुमने तुम्हारा है वो वेरिएबल खर्चा आने जाने का किराया, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में शायद तुम वैसे ही हो जैसे जाते हो। अगर फॉर एग्जांपल बस में कोई आता है, बस में जाता है, उसने एक हिसाब लगाया 100 रुपए का किराया, कभी वो रिक्शे में बैठ गया तो किराया ज्यादा हो गया, तो है तो वो वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ हर कॉस्ट सेम लेवल पर नहीं रहती। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट का अंदाजा निकालते हैं। ठीक है ना? लेट से वही चिप्स वाले की एग्जांपल ले लो। चिप्स वाले ने कहा कि यार पहले दिन जो है ना मैंने 10 किलो आलू का कारोबार किया, 10 किलो मतलब उसकी फिक्स कॉस्ट भी होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। मेन वेरिएबल कॉस्ट उसकी आलू की खरीद होगी, केचप मायोनीज की खरीद होगी, ऑयल का इस्तेमाल होगा। उसकी फिक्स कॉस्ट शायद उसने कोई वर्कर रखा होगा 500 रुपए पर दिन पर, जिसको वो 500 रुपए देता होगा दिन के आखिर में, जो उसको हेल्प करता होगा, चाहे आलू बिके ना बिके, चिप्स बिके ना बिके। लेट से उसने एक हिसाब लगाया यार मैंने पहले दिन 10 किलो आलू बेचे थे, 200 रुपए का खर्चा आया। दूसरे दिन मैंने जो है ना वो 15 किलो आलू बेचे, खर्चा जो है वो 250 का आया। तीसरे दिन मैंने 20 किलो आलू बेचे, खर्चा जो है ना वो 315 रुपए का आया। सही है ना? तो अब हाइयो मेथड ये कहते हैं कि देखो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाली एक्टिविटी लेकर ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अंदाजा लगाना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक बाउंड्री क्रॉस करने के बाद एक वेरिएबल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, तो इससे तुम्हारा बेस्ट एस्टिमेट आएगा। आगे लीनियर कोरिलेशन, रिग्रेशन और स्कैटर डायग्राम के कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर वो 30, 20 और 10 का डिफरेंस इसलिए बोलता है, वो बोलता है कि यार तुमने डिस्काउंट मिल रहा था 15 किलो आलू के बाद, तो 20 में डिस्काउंट शामिल है, 10 में शामिल नहीं है, तो एक एवरेज बन जाएगा। एक एवरेज बन जाएगा कि कभी डिस्काउंट वाली वैल्यू कितनी होती है, डिस्काउंट बगैर की कितनी होती है, बहुत ज्यादा कारोबार में तो क्या खर्चे थे, बहुत कम कारोबार में तो क्या खर्चे थे, उससे एवरेज दे। तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर हम जब हाइलो मेथड अप्लाई करते हैं तो हम हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी पर अप्लाई। ठीक है जी? फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 कहते हैं द डायग्राम द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हो क्या रहा है पहले इसको पढ़ते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, और साथ में लिखी हुई है टोटल कॉस्ट। अच्छा 0 यूनिट्स पर खर्चा है क्या?
0 यूनिट्स पर अगर खर्चा नहीं होता ना तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होता। ये तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारे पास हैंड आउट है? 0 यूनिट्स पर जो तुम्हारा खर्चा है ना, 0 यूनिट्स में तुम्हारा खर्चा जीरो नहीं है। 0 यूनिट्स में तुम्हारा खर्चा जीरो नहीं है। अगर 0 यूनिट्स पर जीरो का खर्चा होता तो ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होता। ये तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कोई ऐसा खर्चा है जिसका कोई फिक्स्ड एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा खर्चा नहीं है, टायर का खर्चा नहीं है, आलू का खर्चा नहीं है, इसमें कुछ फिक्स हिस्सा शामिल है। जिस तरह से हमने शुरू की क्लासेस में के इलेक्ट्रिक के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की एग्जांपल ली थी। हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, अगर हम मीटर बंद करते हैं फिर भी बिल आएगा। हाँ आएगा। 500,000 रुपए का बिल इस बात का आएगा कि इलेक्ट्रिक बोलेगा मैंने तुम्हें फैसिलिटी दी है, तुम्हारे घर पे जैसे ही तुम चाहो बिजली आ जाएगी। वो जो मैंने लाइनें बिछाई हैं, वो जो मैंने मीटर लगाया उसका रेंट दो, फिर तुम जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे उतना बिल ज्यादा भी आएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो खर्चा इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह से कोई वेरिएबल हिस्सा हो। यहां तक ऐसा लग रहा है, यहां तक ऐसा लग रहा है कि के इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। क्यों भाई? मेरे घर पे 500 रुपए का बिल आता ही आता है, चाहे मैं बिजली इस्तेमाल करूं ना करूं। 0 यूनिट्स पर भी 1 यूनिट करने पे 510 आता है, 2 यूनिट्स पे 520 आता है, 3 यूनिट्स पे 530 आता है। तो फिर इंक्रीज होता रहता है यूनिट्स के साथ साथ। ठीक है, लेकिन 0 यूनिट पे जीरो नहीं आता। अब क्या हो रहा है, अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन खर्चा इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? कोई भी इसने सिचुएशन बना दी, आपको ग्राफ बनाकर दे दिया, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो इसका मतलब ये ऐसा खर्चा है कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा ना उस चीज को, फिर भी बिल आएगा। फिर जब मैं इस्तेमाल ज्यादा करूंगा तो बिल ज्यादा आएगा। फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जिसके बाद वो चीज फ्री हो जाएगी, जितनी इस्तेमाल करनी है करो। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल कंपनी ने एक पैकेज निकाला, बोला आपको महीने के 500 रुपए देने ही देने, चाहे फोन कॉल लगाओ चाहे फोन कॉल ना लगाओ। ठीक है, फिर से बोला 1 मिनट फोन पे बात करने के 2 रुपए लूंगा। ठीक है, फिर से बोला अगर आप 1000 मिनट बात कर लोगे ना 1 महीने में, उसके बाद वाले जितने भी मिनट्स हैं वो फ्री। यानी कि अगर मैं ऐसा पैकेज सब्सक्राइब करता हूँ और फोन पे बात ही नहीं करता तो बिल आएगा? आएगा 500 रुपए जो कंपनी ने बोला। फिर 1 मिनट बात करता हूं तो बिल कितना आएगा? 502 रुपए। 500 रुपए जो देना ही देना है, 1 मिनट के 2 रुपए। 2 मिनट बात करूंगा तो बिल कितना आएगा? 504 रुपए। 500 रुपए जो देने ही देना है और 2 मिनट के 2 रुपए के हिसाब से 4 रुपए। 1000 मिनट बात करूंगा तो बिल कितना आएगा? 2500 रुपए। 500 रुपए जो देने ही है और 1000 मिनट के 2 रुपए के हिसाब से 2000, 2500 हो गए। फिर कंपनी ने क्या बोला, अब सारे मिनट फ्री है। 2500 के बिल के बाद आपका बिल इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो 2000 मिनट, 3000 मिनट, 4000 मिनट, बिल 2500 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 500 रुपए बिल आ रहा था, फिर हर मिनट के बाद बिल में इजाफा हो रहा था। फिर जैसे बिल 2500 पे पहुंच गया, अब सारे मिनट फ्री हो गए आगे वाले। ऐसे ही ग्राफ है। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कंसिस्टेंट विद द अबव बिहेवियर। अच्छा, इसका सही आंसर मैं बता दूंगा, बाकी जो कंडीशन होंगी उसके ग्राफ चलो बना लेंगे, देखते हैं। ए बताओ, ए क्या है? एनुअल फैक्ट्री पावर कॉस्ट। पावर कॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, किसी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो ये। विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेट्स अ टैरिफ बेस्ड ऑन अ फिक्स चार्ज। जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी देती है कंपनी, उसने बोला है हम एक फिक्स पैसे तो लेंगे ही लेंगे, प्लस अ कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर कंजम्पशन। फिर जितने बिजली के मजीद यूनिट्स आप इस्तेमाल करोगे, हर यूनिट के पैसे भी लेंगे ही लेंगे, बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एनुअल चार्ज। लेकिन उन्होंने बोल दिया आपका बिल एक सर्टेन हद पर पहुंच जाएगा फिर फ्री, फिर हम पैसे नहीं लेंगे, फिर वो कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक हमें ये बोल दे कि भाई हम आपसे 1000 रुपए लाइन रेंट देंगे, आपके घर पे बिजली आती है इस बात के, बिजली का 1 यूनिट होगा 50 रुपए का। अगर आप महीने में 1,00,000 यूनिट्स इस्तेमाल कर लोगे तो 50 रुपए के यूनिट्स के हिसाब से 50 लाख रुपए का बिल बन गया। 5,500 रुपए लाइन रेंट हो गया। उसके बाद सारे बिजली के यूनिट फ्री। 5 लाख और 5,000 के बिल के बाद सारे यूनिट्स फ्री।
अब मैं जितनी भी बिजली के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करूंगा बिल इंक्रीज नहीं होगा। अगर ऐसी शर्त हो, या जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी कॉल्स वाली, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर है क्या? इसका आंसर ए ही है। ए का ही ग्राफ ऐसा बनेगा। बी का ग्राफ भी देख लेते हैं। बी में क्या लिखा था? वीकली टोटल लेबर कॉस्ट when there is a fixed wage for a standard 40 hours week but overtime is paid at a premium rate. वीकली, एक हफ्ते की टोटल लेबर कॉस्ट, लेबर की मुकम्मल टोटल कॉस्ट की बात कर रहा। where there is a fixed wage for a standard 40 hours week. फिक्स्ड वेज का क्या मतलब है? फिक्स वेज का मतलब ये है कि कंपनी ने एक वर्कर को ये बोल दिया कि भाई तुम हमारे पास काम करो, हम तुमसे ये बात कर लेते हैं कि हम तुम्हें जो है ना 40 घंटे काम करने के $8,000 देंगे। 40 घंटे काम करना एक हफ्ते में, और एक हफ्ते में 40 घंटे काम करोगे ना तो हम $8,000 देंगे। और ये फिक्स्ड वेज है। फिक्स्ड वेज का क्या मतलब है? फिक्स वेज का मतलब है ये फिक्स 8,000 मिलेगा तुम्हें, फिक्स्ड 8,000 मिलेगा। वीकली टोटल लेबर कॉस्ट व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड वेज 8,000 रुपए फॉर अ स्टैंडर्ड 40 आवर्स वीक। जिस तरह से हमारे घर पर कोई काम करने आता है तो हम उससे काम तय कर लेते हैं कि भाई 3 घंटे तुमने रोज काम करना है, तुम्हारी महीने की तनख्वाह जो है 8,000 होगी, 10,000 होगी, ठीक है। बट ओवर टाइम इज पेड एट अ प्रीमियम। लेकिन किसी दिन मेरे घर पर रात को मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने मेड को बोला भाई आपने रात को भी आना है, बर्तन वर्तन साफ करने होंगे, मेहमान आ रहे हैं, घर पर साफ करना होगा, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। तो इसी तरह से इस वर्कर को बोला भाई तुमने हफ्ते में 40 घंटे काम करना है, तुम्हें हम एक तयशुदा तनख्वाह दे देंगे, ठीक है। इतनी तनख्वाह तो मिलेगी ही आपको, और अगर आप कभी ओवर टाइम कर लोगे ना तो आपको कुछ ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, प्रीमियम पे पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर लेट से मैं यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इसको समझना ही होगा कि किसी हफ्ते मिसाल के तौर पर काम कम हुआ, 40 घंटे का काम नहीं हुआ, तो तनख्वाह कटेगी? नहीं कटेगी। भाई 2 दिन में चला गया घूमने फिरने, फैमिली के साथ चला गया 3 दिन के लिए लाहौर, तो मैंने तो उससे तय किया था आपसे हफ्ते में तकरीबन 40 घंटे का काम करवाएंगे, आपको 8,000 रुपए की तनख्वाह देंगे। अब मैं चला गया, घर बंद है, तो इसमें उसकी तनख्वाह तो नहीं काटूंगा। तो मोस्ट लाइकली इसका ग्राफ लेट से यहाँ पर 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, यूं आवर्स लिख दूं। 8,000 रुपए इसकी तनख्वाह तय है, और वो 40 घंटों के हिसाब से तय हुई हुई है। यानी कि 1 घंटे के कितने बनते हैं? 1 घंटे के कितने बनते हैं? 8,000 डिवाइडेड बाई 40, $200 या 200 रुपए, सही है ना। 8,000 रुपए तनख्वाह है, हफ्ते में आपने 40 घंटे काम करना है, कभी 10, 20 या 30 घंटे काम होगा, फिर भी आपको 8,000 मिल जाएंगे, सही है ना। फिर उसने लिखा लेकिन अगर कभी ओवर टाइम हुआ तो उसकी अलग से पेमेंट होगी। ओवर टाइम का मतलब है किसी हफ्ते 40 घंटे से ज्यादा काम हुआ, एट अ प्रीमियम रेट। प्रीमियम रेट का क्या मतलब होता है? आम हालात में जो रेट दे रहा हूं उससे थोड़ा ज्यादा। मिसाल के तौर पर आम हालात में अगर 8,000 रुपए हफ्ते के दे रहा हूँ 40 घंटे के, यानी कि घंटे के 200 रुपए दे रहा हूँ, तो जब मैं ओवर टाइम करवाऊंगा तो 1 घंटे के लेट से 250 दे दूंगा या 300 दे दूंगा, 200 के हिसाब से नहीं दूंगा। तो अब कोई अगर 50 घंटे काम करेगा तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी? अगर कोई 50 घंटे काम करेगा तो पहले 40 घंटे की उसकी तनख्वाह 8,000 होगी, अगले 10 घंटों की लेट से 300 रुपए के हिसाब से, तो 300 इंटू 10 कितना होता है? तो इसको 50 घंटे काम करने के कितने पैसे मिलेंगे? 11,000, ठीक है। और फिर यूं इंक्रीज होता है, हर घंटे पे 300 रुपए इंक्रीज होते रहेंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा सीधा पहले, क्योंकि फिक्स किया हुआ 40 घंटों का, और फिर ऊपर जाता था। समझ में आई? अब अगेन ये केस एक स्पेसिफिक केस है, तो हमने उसको देख लिया। सी क्या है? टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर अ पीरियड if the supplier charges a lower unit cost on all units। अच्छा ये दोनों ग्राफ्स हमने बना लिए, ये दोनों ग्राफ्स हमने बना लिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, इस पीडीएफ के बाद आपको मजीद उसकी क्लैरिटी भी आ जाएगी, ठीक है। यहां तक 7 सवाल
में कोई मसला है? पहले 7 सवाल मैंने करवा दिए हैं और अब आप लोग जरा 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे करो, ठीक है, और मुझे बताओ।